हेलो दोस्तों, नमस्कार। 10 क्लास स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री का पाठ 2 अम्ल, क्षार एवं लवण पढ़ेंगे, जो पाठ 2 है। ठीक है, जो इस पाठ से अम्ल, क्षार एवं लवण पाठ से जो इम्पोर्टेंट वीवीआई जो क्वेश्चन है, आज उसको देखेंगे, उसको याद करेंगे, उसको समझेंगे और पूरा 100% दिमाग में घुसा कर ही यहाँ से जाएंगे। ठीक है, ये हम लोग का एक आंतरिक प्रतिशोध होना चाहिए कि हम लोग जो जाएंगे यहाँ से याद करके ही जाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं और आप हमारी वीडियो को लास्ट तक देखिए और पूरे सुयोग्यता के साथ देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को तुरंत बिना देर किए ही पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में खूब शेयर कीजिए। चलिए देर ना कीजिए, पहले लाइक कीजिए, क्योंकि जब पढ़ाई शुरू होने लगेगी तो हम लोग सारे बात विचारों को भूल जाएंगे और लाइक करना भी भूल जाएंगे, शेयर करना भी भूल जाएंगे और हम लोग सब्सक्राइब करना भी भूल जाएंगे। तो पहले वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और वीडियो को फिर आप देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसा कीजिए कि इस पूरे को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको जो इसमें आंसर याद है, जो आपको आता है, उसको आप टिक कर लीजिए और लास्ट में मिलाइए कि आपका कितना सही हुआ। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। पीएच स्केल पर कितने संख्या अंकित होते हैं? पीएच जो स्केल होता है उस पर कितनी संख्याएं अंकित होती है? तो सबसे पहले बात आता है पीएच का। तो थोड़ा सा पीएच का मतलब हम लोग जानते हैं। पीएच का अर्थ क्या होता है? देखिए, पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। आप नोट्स बुक निकालिए, कॉपी निकालिए और हाथ में पेन ले लीजिए, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं 10 क्लास स्टडी पॉइंट में। आपके इसके अलावा इसके बारे में और कुछ सीखना होता है बाबू, तो वो सब सीखने के लिए आप कॉपी और पेन ले लीजिएगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप कॉपी और पेन ले लीजिए और जानिए कि पीएच स्केल जो होता है उसमें कितने संख्या अंकित होते हैं। तो पीएच स्केल को पहले पीएच का फुल फॉर्म जान लीजिए, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसको हम लोग पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन में ये भी आ जाता है पीएच स्केल में पी को क्या कहते हैं, तो पोटेंशियल। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर पीएच स्केल पर कितने संख्या अंकित होती है? तो पीएच स्केल पर जो बाबू संख्या होती है वो 1 से लेकर क्या बाबू बोले हैं, सॉरी, 0 से लेकर 14 तक होती है। कहाँ तक होती है? 0 से 14 तक, और बीच में आता है 7। थोड़ा सा ध्यान से देख लिया जाए, क्या बोले हैं? 0 से लेकर कहाँ तक? 14 तक अंकित होता है, और जो बीच में आता है संख्या वो शांत आता है। जो 0 और 7 के बीच में रहता है उसे अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? अम्ल। जो 0 और 7 के बीच में रहता है उसको अम्ल कहते हैं। जो 7 और 14 के बीच में रहता है, क्या बोल रहे हैं बाबू? बीच में, उसको कहते हैं क्षार। और जो 7 होता है उसको बोलते हैं उदासीन। बोलिए, क्या बोलते हैं? उदासीन। तो याद रहेगा ना बाबू, पीएच स्केल पर 0 से 14 तक अंक रहते हैं। 0 और 7 के जो बीच में रहता है वो अम्ल कहलाता है, और जो 7 और 14 के बीच में रहता है वो क्षार कहलाता है, और जो केवल 7 रहता है वो उदासीन कहलाता है। तो आप जान गए। तो यहाँ पर देख लिए कि 0 से 14 है, 1 से 14 है, कि 14 से 0 है, कि 1 से 10 है। तो आप जान गए कि पीएच स्केल पर कितनी संख्या अंकित होती है? तो 0 से 14 होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, 0 से 14। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं सर। तो 0 से 7, 0 और 7 के बीच में आएगा तो क्या होगा बाबू? अम्ल होगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, 7 से और 14 के बीच में होगा तो क्या होगा बाबू? चलिए बोलिए क्या होगा? चलिए बोलिए क्या होगा? क्षार होगा। ठीक है, और केवल 7 रहेगा पीएच पर तो उसका मान क्या होगा? उदासीन होगा। तो उदासीन में आप एक सीखिए कि उदासीन जो होता है वो जल होता है। जल का पीएच मान क्या होता है बाबू? 7 होता है। या कभी क्वेश्चन आता है कि उदासीन विलयन का मान कितना होता है? चलिए नोट्स कीजिए, कॉपी में लिखिए, उदासीन विलयन का मान क्या होता है? तो उदासीन विलयन का मान 7 होता है। जल का पीएच मान क्या होता है?
तो जल उदासीन है, इसलिए जल का पीएच मान 7 होता है। तो जान गए आप इसमें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अम्ल का स्वाद कैसा होता है। देखिए 0 और 7 के बीच में जो भी चीज आएंगे वो सारे अम्ल होंगे। क्या बाबू, 0 और 7 के बीच में जो भी चीज आएंगे वो क्या होंगे, अम्ल होंगे। चलिए ये तो बात सीख गए, जान गए, और आप इसको उतार लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा देख लिया जाए, इसको मिटाते हैं, ठीक है ना, इसको मिटाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या सीखे, यहाँ पर सीखे हम लोग अम्ल, क्षार और उदासीन। तो क्वेश्चन में आया कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है। तो 0 और 7 के बीच में जो रहता है उसको हम लोग कहते हैं अम्ल। क्या कहते हैं बाबू, अम्ल। और 7 से 14 के जो बीच में रहता है उसको कहते हैं क्षार। क्या कहते हैं बाबू, क्षार कहते हैं। तो कह रहे हैं कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है। तो पूरा अम्ल खट्टा होता है, पूरा अम्ल खट्टा होता है और पूरा क्षार कड़वा होता है। चलिए इसको नोट कीजिए, अम्ल का स्वाद कैसा होता है बाबू। तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो खट्टा होता है। क्षार का स्वाद कैसा होता है, तो कड़वा होता है। तो पूरा 0 से लेकर 7 तक जितना भी आएंगे पीएच स्केल में, पीएच मान के रूप में, वो सारे अम्ल होंगे। इसलिए अम्ल का स्वाद कैसा होता है बाबू, तो खट्टा होता है, ठीक है। अगर आ जाता है यहीं पर क्वेश्चन कि क्षार का स्वाद कैसा होता है, तो क्या करते, कड़वा लिख देते। क्षार या अम्ल की जगह पर क्या आ जाता है, क्षार का स्वाद कैसा होता है, तो कड़वा आ जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि अधातु के ऑक्साइड होते हैं। अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं, कि आपका उदासीन होते हैं, कि कोई नहीं। तो याद कर लीजिएगा, अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। अगर क्वेश्चन में रहता कि धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं बाबू, रहता कि धातु के ऑक्साइड कैसे रहते हैं, अधातु नहीं खाली रहता धातु, तो धातु के ऑक्साइड कह देता तो क्षारीय हो जाता। बोलिए सीख रहे हैं ना, नोट्स कर रहे हैं ना, तो सीखिए और नोट्स कीजिए। यहाँ से 2 चीज सीखे, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। कोई दिक्कत किसी को नहीं, ठीक है, किसी को दिक्कत भी नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं। जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, तो इस विलयन का रंग कैसा होता है। तो सबसे पहले बाबू आप लोग जानिए, यहाँ पर आप लोग जान गए, सबसे पहले अम्लीय तो जान गए, क्षारीय भी जान गए कि 0 और 7 के बीच वाले पीएच मान को अम्लीय कहते हैं, 7 और 14 के बीच वाले मान को क्षारीय कहते हैं। तो यहाँ पर बात आ गया लिटमस विलयन, ठीक है। क्या बात आ गया, लिटमस विलयन ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारीय होते हैं, तो इस विलयन का रंग कैसा होता है। देखिए इस यहाँ पर थोड़ा ई हो गया, मिटर रहा है। तो इस विलयन का रंग कैसा होता है, जो न अम्लीय होता है और न क्षारीय होता है, तो उस तरह के विलयन का जो रंग होता है, याद कर लेना होगा, उस तरह के विलयन का रंग जो होता है बैगनी होता है। उस तरह के विलयन का रंग कैसा होता है बाबू, तो बैगनी होता है। रहा बात लिटमस के लिए, तो लिटमस जो होता है वो आपका 2 तरह का होता है, एक होता है लाल लिटमस और दूसरा होता है नीला लिटमस। क्या होता है, लाल लिटमस और दूसरा होता है नीला लिटमस। तो लाल लिटमस पत्र और नीले लिटमस पत्र 2 तरह के लिटमस पत्र होते हैं, ठीक है। तो नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है जब अम्ल में डलाएगा ना, नीला लिटमस पत्र जब अम्ल में डलाता है तो लाल हो जाता है, और लाल लिटमस पत्र क्षार में डलाता है, जब लाल लिटमस पत्र क्षार में डलाता है तो वो आपका क्या हो जाता है, नीला हो जाता है, ठीक है। सॉरी नीला, हाँ सही बोले हैं, नीला लिटमस पत्र जब डलाएगा अम्ल में तो वह लाल बन जाएगा, और लाल लिटमस पत्र जब डलाएगा क्षार में तो वो नीला हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लिया जाए, कौन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, कौन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। आ गया ना, कौन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो बताइए क्षार होगा कि अम्ल होगा कि उदासीन होगा कि सभी होगा।
चलिए आप लोग जल्दी बताइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इसका आंसर होगा क्या। इसका आंसर होगा क्या कि कौन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो इसका आंसर होगा क्षार, कि इसका आंसर होगा अम्ल, कि इसका आंसर होगा उदासीन, कि सभी सब होगा। देखिए नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है अम्ल। क्या कर देता है बाबू? अम्ल। अगर क्वेश्चन आ जाता कि लाल लिटमस पत्र को नीला कौन कर देता है, तो बताइए उसका आंसर क्या होगा? तो उसका आंसर हो जाता क्षार। बोलिए बाबू, अब तो क्लियर सब चीज समझ में आ रहा है, किसी को कोई तो दिक्कत नहीं हो रहा है और दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन 6वां नंबर देखते हैं। कौन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? चलिए कौन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है। कौन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? ऑप्शन में ए में अम्ल है, बी में लवण है, सी में उदासीन है और डी में क्षार है। चलिए आप जल्दी इसको बताइए, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी इसको बताइए, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसका आंसर होगा क्या। कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका आंसर होगा क्या, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? चलिए इसका आंसर बताना होगा कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। चलिए उसका आंसर लिखकर और बताइए कि क्या होगा। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, बताइए जल्दी जल्दी बताइए। थोड़ा सा हम पानी तब तक पी लेते हैं। आया समझ में? क्या होगा इसका आंसर? अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बना लेते हैं। तो देखिए आंसर में दिया है अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। प्रबल अम्ल है, प्रबल क्षार है, लवण है या नॉट, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अम्ल और क्षार जब भी आपस में अभिक्रिया करेंगे, अम्ल और क्षार जब भी आपस में अभिक्रिया करेंगे तो वो बना देते हैं, आप लोग पढ़े भी होंगे, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और साथ ही साथ जल बना देते हैं। तो इसमें आंसर में क्या है? लवण है। क्या बना देंगे? लवण और साथ ही साथ जल बना देते हैं। प्रबल अम्ल के तो मतलब समझ रहे हैं, प्रबल क्षार के भी मतलब समझ रहे हैं। प्रबल अम्ल क्या होता है? जिस प्रबल अम्ल सबसे अधिक प्रबल अम्ल क्या है? H2SO4, जिसका पीएच मान 0 होता है वो प्रबल अम्ल होता है। जिसका पीएच मान 0 होता है वो अत्यंत सबसे ज्यादा प्रबल अम्ल होता है, और जिसका पीएच मान 14 होता है वो प्रबल क्षार होता है। समझ में आ गया? प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का मतलब समझ गए। दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार होता है जिसका पीएच मान जो है, जिसका पीएच मान 7, जिसका पीएच मान 7.1 7.2 हो गया, वो आपका दुर्बल क्षार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? दुर्बल क्षार। और जिसका पीएच मान 6.9 6.8 6.7 होगा वो दुर्बल अम्ल कहलाएगा। तो ये बात आप जान गए कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर कर बाबू क्या बनाते हैं? तो लवण बनाते हैं। बोलिए बाबू क्या बनाते हैं? तो लवण बनाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आगे देखा जाए प्राकृतिक सूचक क्या है। आप लोग इतना ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, इतना ध्यान से पढ़ रहे हैं, इतना बढ़िया से पढ़ रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बाबू। आप लोग मेहनत करते जाइए। आपके अपने पिताजी अपने माताजी के अरमानों को जो सजो कर पिता माता अरमान रखे हैं उस अरमान को पूरा कीजिए। चलिए ध्यान दिया जाए प्राकृतिक सूचक क्या है। देखिए सूचक कितने प्रकार के होते हैं। देखिए सूचक 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक सूचक होते हैं और एक मानव निर्मित सूचक होते हैं। मानव निर्मित मतलब संश्लेषित सूचक, ठीक है। मानव निर्मित सूचक कहिए चाहे संश्लेषित सूचक कहिए, कंफ्यूज नहीं होना है। तो सूचक कितने तरह से सर जी बताएं? 2 तरह से। प्राकृतिक सूचक होता है, एक मानव निर्मित सूचक होता है। मानव निर्मित सूचक को ही संश्लेषित सूचक करते हैं। तो प्राकृतिक सूचक क्या है?
हल्दी है कि फेनाइलएथेनोन है कि मेथिल ऑरेंज है। तो देख लीजिए, हल्दी जो होता है वो प्राकृतिक सूचक होता है। क्या होता है बाबू? हल्दी जो होता है वह प्राकृतिक सूचक होता है, क्योंकि यह प्राकृतिक द्वारा मिलता है। और फेनाइलएथेनोन और मेथिल ऑरेंज जो होते हैं मनुष्य बनाते हैं, इसीलिए यह क्या है? मानव निर्मित सूचक है, यानी कि संश्लेषित सूचक है। चलिए आगे क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्न में कौन भस्म नहीं है? भस्म नहीं है, भस्म नहीं है मतलब क्षार नहीं है। बताइए कि इसमें कौन सा क्षार नहीं है? तो क्षार नहीं है बताना है, क्षार नहीं है बताना है। तो देखिए CaO ये भी क्षार है, NaOH ये भी क्षार है, Na2CO3 ये भी क्षार है। तो क्षार नहीं है बताना है। देखिए NaCl यह जो है क्या है? नमक है। सोडियम क्लोराइड यह नमक है, इसको लवण कहते हैं। बोलिए क्या कहते हैं? लवण। NaCl क्या है बाबू? तो यह लवण है। बोलिए क्या है? लवण है। ये क्या है बाबू? लवण है। सोडियम क्लोराइड ये आपका नमक है। जो घरों में नमक आता है वो सोडियम क्लोराइड NaCl होता है। देखिए क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? 9 का ऑप्शन नंबर बी, भस्म सारा है और यह क्या है? लवण है, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा? यह NaCl लवण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, हमारे शरीर का pH मान कितना होता है? हमारे शरीर का जो है pH मान कितना होता है? हमारे शरीर का pH मान कितना होता है? 7 से 7.8 कि 8 से 8.4 कि 9 से 9.9 कि डी में 7.4 से अधिक। तो इसमें क्या होता है? आपका शरीर का जो pH मान होता है वो 7 से 7.8 के बीच में होता है। 7 से 7.8 के बीच में होता है। यहाँ पर लिखा है 7.4 से अधिक, तो 7.4 से अधिक तो 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना, इसीलिए ये नहीं होगा और आपका क्या हो जाएगा? 7 से 7.8 के बीच में ही होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। दांतों को साफ रखने वाला मंजन में होता है, मतलब दांत को जो हम लोग साफ करते हैं, जो मंजन होता है कोलगेट वोलगेट में, टूथपेस्ट, जिसको कभी कभी क्वेश्चन आता है कि टूथपेस्ट में क्या होता है, यानी कि दांतों के मंजन में क्या होता है, मतलब दांत के जो मंजन होता है वो क्या होता है? अम्ल होता है कि क्षार होता है कि लवण होता है कि इनमें से कोई नहीं होता है। तो देखिए हमारे जो मुंह है ना, तो मुंह का जो pH मान होता है वो अम्ल होता है। मुंह जो है, मुंह का लार जो होता है वो अम्लीय होता है। तो अम्लीय की वजह से ज़्यादा अम्लीयता जब होने लगता है या अम्लीय होने लगता है, तो अम्लीयता को हटाने के लिए क्या किया जाता है? क्षार का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मंजन जो होना चाहिए, अम्ल नहीं होना चाहिए। अम्ल होगा तो और ही दांत खराब हो जाएगा, दांत खराब होकर गिरने लगेगा, दांत में दर्द हो जाएगा। तो वो क्षारीयता होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू? क्षारीयता। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मुंह जो है वो अम्लीय है, तो अम्लीयता को दूर करने के लिए क्षारीयता को लाना पड़ेगा, तो इसीलिए क्या होगा? यहाँ पर क्षार होगा। धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? देखिए एक आता है खाने का सोडा, याद कीजिएगा, एक होता है खाने का सोडा और यहाँ पर दिया है धोने का सोडा। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, और दोनों में सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। दोनों में सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि धोने का सोडा का रासायनिक नाम और खाने के सोडा के रासायनिक नाम में कंफ्यूज होकर उल्टा सीधा आंसर मार देते हैं। तो ऐसा गलती नहीं करना है, ऐसा गलती होगा भी नहीं। आज हम समझा दे रहे हैं, 100% गलती दूर हो जाएगा। देखिए धोने का सोडा का रासायनिक नाम, एक हुआ है कि सोडियम बाइकार्बोनेट, दूसरा है सोडियम कार्बोनेट, तीसरा है सोडियम क्लोराइड और चौथा है नोट। इनमें से कोई नहीं। तो देखिए धोने का सोडा को कर लीजिएगा सोडियम कार्बोनेट। क्या करिएगा? सोडियम कार्बोनेट। और खाने का सोडा आता है ना, तो खाने का जो सोडा आता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। वो उसमें क्या आता है? खाने के सोडा में एगो बाई खाली आ जाता है, तो इसको याद कर लीजिए। खाने का सोडा आएगा तो बाई, याद कर लीजिए। खैला के बाद बाई हो गई, खैला के बाद बाई हो गई, और उसमें जान जाइएगा कि खाने के सोडा में बाई लगेगा। यहाँ पर धोने का सोडा है इसलिए सोडियम कार्बोनेट। अगर खाने का सोडा कह देता तो उसका याद कैसे कर लीजिएगा कि खैला के बाद बाई हो गई, तो याद हो जाएगा कि खाने के सोडा का नाम सोडियम बाई कार्बोनेट होगा। बोलिए कोई दिक्कत किसी को नहीं ना हो रहा है? ये देखिए
पढ़ने का एक अपना तरीका होता है और समझने का भी एक अपना तरीका होता है। आप किस तरीका से कोई चीज़ को हमेशा के लिए याद कर रहे हैं और किस तरीका से आपको एक आसानी से कोई चीज़ याद हो जा रहा है, ये तो आपका अपना तरीका है। ये तो व्यक्तिगत तरीका कहिए या किसी स्तर से समझाने का तरीका कहिए। तो बहुत सारे बच्चे को हम देखते हैं कि धोने का सोडा और खाने के सोडा में कंफ्यूज रहते हैं। तो धोने का सोडा यहाँ पर आ गया तो धोने का सोडा में सोडियम कार्बोनेट कर दिए, और खाने का सोडा अगर आ जाता तो खैला के बाद बाई हो गई, याद कर लेंगे। तो खैला के बाद बाई हो गई तो उसमें बाई आ जाएगा, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा का नाम होगा। ठीक है ना बाबू। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 के ए याद कर लिए। अब आ गया 13 नंबर क्वेश्चन। ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है? ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है? तो ताजे दूध का पीएच मान 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो ताजे दूध का पीएच मान जब भी आएगा तो 6.5 याद कर लीजिएगा। कितना? 6.5। कितना बाबू? 6.5। अच्छा, दूध का पीएच मान तो आप जानेंगे कि 6.5 ताजा दूध का होता है। अच्छा, दूध में कौन सा एक अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल। और दही में भी कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल। ठीक है, तो ये सब अम्ल का कहता है तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अच्छा, दूध में कौन सा जीवाणु होता है? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु। दही में कौन सा जीवाणु होता है? लैक्टिक बैसिलस जीवाणु। ठीक है ना। अच्छा, रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का जो है पीएच मान कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 14, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का जो पीएच मान होता है वो आपका क्षारीय होता है। तो रक्त का पीएच मान क्षारीय होता है तो यहाँ पर 7.4 आएगा। ऐसे तो 8.2 है, लेकिन रक्त का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 13 और 14। ऐसे तो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन रक्त का पीएच मान अधिक बार आया है, इसलिए रक्त का पीएच मान कितना बाबू याद कीजिएगा? 7.4। सिरका का पीएच मान कितना होता है? सिरका का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का यहाँ पर आया तो रक्त में और विभिन्न भी चीज जानिए। रक्त जो होते हैं, रक्त 2 प्रकार के होते हैं, आरबीसी, ठीक है ना, और आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है 120 दिनों का होता है। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है वो होता है 12 से 20 दिन। ठीक है, 12 से 20 दिन जीवन काल होता है। तो रक्त के बारे में जाने, रक्त जो है वो डब्ल्यूबीसी और आरबीसी होते हैं। तो आरबीसी का जीवन काल कितना दिन का होता है? वो होता है 120 दिन का, और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 12 से 20 दिन का। रक्त बनता कहाँ पर है? तो अस्थि मज्जा में बनता है। बोलिए, तो आ जाएगा क्वेश्चन कि रक्त शरीर के किस भाग में बनता है? तो अस्थि मज्जा में बनता है। और रक्त की मृत्यु कहाँ होती है? तो पलीहा में होती है। बताइए, रक्त की मृत्यु कहाँ होती है? तो पलीहा में होती है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आता है कि रक्त का खून लाल क्यों होता है? तो रक्त का खून जो है हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। नोट्स बुक में सब लिखते जाइए बाबू। रक्त का खून क्यों लाल होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का खून लाल होता है। और रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? तो आयरन अर्थात लोहा पाया जाता है। ठीक है ना, रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? तो लोहा पाया जाता है। ठीक है, कभी कभी आ जाता है रक्त में एनीमिया, किसके कारण एनीमिया रोग हो जाता है? तो वही आयरन हीमोग्लोबिन के कमी के कारण हो जाता है। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखा जाए। सिरका का पीएच मान कितना होता है? तो सिरका का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? तो सिरका का पीएच मान जो है 2 है, 6 है, 8 है, 9 है। तो सिरका का आपको पीएच मान याद कर लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता रहता है कि सिरका का पीएच मान कितना होता है, एग्जाम में बहुत बार आया है। तो सिरका का जो पीएच मान होता है वो 2 होता है। सिरका का पीएच मान बाबू कितना होता है? तो 2 होता है। याद कर लेना है, सिरका का पीएच मान कितना होता है? तो 2 होता है बाबू। ठीक है, बताइए लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है? लिटमस पत्र जो है किससे प्राप्त होता है? अभी हम बताए हैं लिटमस पत्र 2 तरह का होता है। ठीक है, तो ये लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है? बताइए, लिटमस पत्र तो बताया है 2 तरह का होता है। बताइए कौन कौन होता है? लाल लिटमस पत्र और नीला लिटमस पत्र। लेकिन ये लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है? तो लिटमस पत्र जो है जूट से प्राप्त होता है कि शीशम से प्राप्त होता है, लाइकेन से प्राप्त होता है कि बरगद से? तो लिटमस पत्र जो है ना बाबू वो लाइकेन से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से प्राप्त होता है। ठीक है, इतना क्वेश्चन को आप देखे समझे। और क्वेश्चन अगला देखते हैं। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग कैसा हो जाता है? ठीक है, क्वेश्चन है क्या
कि जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में जब मिला देते हैं मिथाइल ऑरेंज, तो घोल मिलने के बाद वह घोल का जो रंग हो जाता है वो किस तरह का रंग हो जाता है, वो घोल का जो रंग हो जाता है वो किस तरह का रंग हो जाता है। देखिए सोडियम कार्बोनेट क्या है, क्षार है। सोडियम कार्बोनेट क्या है बाबू, क्षार है। तो सोडियम कार्बोनेट क्षार है, तो चलिए क्षार हो गया, क्या हो गया बाबू, क्षार हो गया। क्षार को जब हम लोग मिलाएंगे मिथाइल ऑरेंज के साथ, किसके साथ बाबू, मिथाइल ऑरेंज के साथ, किसके साथ बाबू, मिथाइल ऑरेंज के साथ। तो क्षार को जब मिथाइल ऑरेंज के साथ मिलाया जाता है तो इसका जो रंग बनता है बाबू, आप पढ़े होंगे, लाल, नीला, पीला, हरा। जब क्षार को मिथाइल ऑरेंज के साथ मिलाया जाता है तो इसका रंग बन जाता है क्या बाबू, पीला बन जाता है। तो याद कर लेना है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में जब मिथाइल ऑरेंज को घोला जाता है तो घोलने के बाद जो रंग तैयार होता है वो रंग बन जाता है, पीला रंग बन जाता है। तो 17 का ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू, सी होगा। किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो चूना का नाम सुने हैं, चूना का जो उपयोग है दीवारों को सफेदी के लिए किया जाता है। तो कौन सा चूना, बुझा हुआ चूना। कौन सा चूना बाबू, बुझा हुआ चूना। जो अभी पत्थर लेकर रहता है ना, तो वो बुझा चूना नहीं रहता है। अभी वो चूना जब पानी में डाला जाता है, पानी में डालना के जब खौल उल जाता है तो खोलने के बाद फिर अस्थिर ठंडा हो जाता है, तो उसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। तो कह रहा है कि किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी के लिए किया जाता है? तो वो होता है बुझा हुआ चूना, CaOH का होल ट्वाइस, वो होता है CaOH का होल ट्वाइस। तो यहाँ पर देखिए CaHCO3 का होल ट्वाइस है, CaOH2 यही होगा। ऑप्शन नंबर बाबू क्या होगा, तो बी हो जाएगा। किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो क्या होगा बाबू, याद कर लीजिए, CaOH का होल ट्वाइस यही चूना कहलाता है, बुझा हुआ चूना है, जो कि घर को सफेदी करने के लिए, दीवार को सफेद करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन किस पर मुक्त होता है? जब विद्युत अपघटन होता है बाबू, विद्युत अपघटन, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो किस पर मुक्त होता है, किस पर जाता है? तो वो एनोड पर जाता है कि कैथोड पर जाता है कि दोनों पर, कि इनमें से कोई नहीं? यानी कि वो एनोड पर जाता है कि कैथोड पर, कि दोनों पर, ए और बी दोनों पर, कि नॉट, इनमें से कोई नहीं? तो वह जाता है एनोड पर। बताइए विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन किस पर मुक्त होता है? तो एनोड पर मुक्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसको आपको देख लेना है, याद कर लेना है। अगला है, वे अम्ल जो जल में घुलकर अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन H+ देता है उसे क्या कहते हैं? वे अम्ल जो जल में घुलकर H+ आयन देता है उसको हम क्या कहते हैं? तो देख लीजिए, वे अम्ल जो जल में घुलकर अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन H+ देता है उसे क्या कहते हैं? तो हाइड्रोजन आयन को कहते हैं H+। देखिए इसमें हम लोग को प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार, ये चारों को जानकारी अभी हम बढ़िया से प्राप्त कर ले रहे हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा तब ध्यान से आएगा समझ में। देखिए जब कहेगा कि जल में घुलकर अधिक मात्रा में, क्या कहेगा कि वे अम्ल, कौन सा अम्ल जल में घुलकर अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है तो उसे क्या कहते हैं? जब अधिक मात्रा में कहेगा अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है तो उसको कहते हैं हम प्रबल। प्रबल का मतलब होता है ज्यादा, मजबूत, ताकतवर, अधिक। बात समझ में आ गया? उसको कहते हैं प्रबल अम्ल। जब अधिक जल में घुलकर अधिक H+ आयन देगा तो वो कहलाएगा प्रबल अम्ल। ठीक है ना? कह रहा है वो कौन सा अम्ल जो जल में घुलकर अधिक, अधिक मतलब प्रबल, तो प्रबल कहेगा तो वो क्या हो जाएगा? प्रबल कहेगा तो अधिक मतलब प्रबल कहेगा तो वो प्रबल अम्ल कहलाएगा, H+ आयन देता है उसे क्या कहते हैं? अगर यही क्वेश्चन रहता कि वे अम्ल जो जल में घुलकर कम मात्रा, क्या हो जाता बाबू यहाँ पर? कम में, अधिक के जगह पर क्या हो जाता बाबू? कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ आयन देता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग दुर्बल कह देते। क्या कह देते बाबू? दुर्बल अम्ल कह देते। बताइए, जब कहेगा
कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन H+ देता है तो उसको हम लोग दुर्बल अम्ल कहते हैं। और जब कह देगा कि अधिक मात्रा में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है तो वो हो जाएगा प्रबल अम्ल। बोलिए कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में तो बढ़िया से आ रहा है। उसी तरह से अगला क्वेश्चन है कि वे क्षार जो जल में घुलकर अधिक मात्रा में, क्या बाबू कह रहा है, अधिक मात्रा में हाइड्रा ऑक्साइड OH- देता है, तो अधिक मात्रा में जब हाइड्रा ऑक्साइड OH- आयन देता है तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा प्रबल क्षार। क्या हो जाएगा, प्रबल क्षार। बताइए क्या हो जाएगा, प्रबल क्षार। क्या हो जाएगा बाबू, प्रबल क्षार। यहाँ पर कह देगा कम मात्रा में हाइड्रा ऑक्साइड OH आयन देता है तो वो क्या हो जाएगा बाबू, वो हो जाएगा आपका दुर्बल क्षार। क्या हो जाएगा, दुर्बल क्षार। तो आप लोग सब चीज सीख गए। क्या सीखे यहाँ पर, चारों चीज, कि प्रबल अम्ल भी सीखे, दुर्बल अम्ल भी सीखे, प्रबल क्षार भी सीखे और दुर्बल क्षार भी सीखे। बताइए कोई तरह का इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, नहीं है सर कह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलता है, जस्ता और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच जब अभिक्रिया होता है, जस्ता और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच जो बाबू अभिक्रिया होता है, वो अभिक्रिया होने के फलस्वरूप, अभिक्रिया होने के बाद जो गैस निकलता है वो कौन सा गैस होता है बाबू, तो लिखा है ऑक्सीजन गैस होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है कि हाइड्रोजन गैस होता है कि नाइट्रोजन गैस होता है, तो वो आपका हाइड्रोजन गैस होता है। क्या होता है बाबू, हाइड्रोजन गैस होता है। जस्ता और आपका जब सल्फ्यूरिक अम्ल मिलेगा तो कौन सा गैस निकलेगा, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। चलिए बहुत बढ़िया। आयोडीन युक्त नमक है, कह रहा है कि आयोडीन युक्त नमक कैसा नमक है, तो देखिए जो हम लोग घरों में खाते हैं ना नमक, वह नमक में मिला दिया जाता है आपका KL या KL के ऑक्साइड, तो वो बन जाता है क्या, आयोडीन युक्त नमक बन जाता है। यानी कि हम घर में हम लोग कौन नमक खाते हैं, NaCl खाते हैं। हम लोग घर में कौन सा नमक खाते हैं, सोडियम क्लोराइड, ये घर का नमक होता है। इसमें K और I जब मिला दिया जाता है तो वो कौन सा नमक आपका हो जाता है, आयोडीन युक्त नमक हो जाता है। या फिर KI के साथ ऑक्साइड भी मिला देते हैं तो वो क्या हो जाता है, आयोडीन युक्त नमक हो जाता है। अर्थात इसमें A और ऑप्शन B दोनों सही हो जाएगा, B भी सही होगा और A भी सही होगा। बोलिए कोई दिक्कत, ठीक है। अब यहां से देख लिया जाए, लिटमस विलियन, क्या बाबू कह रहा है, लिटमस विलियन किस रंग का होता है, तो बैगनी रंग का होता है। अभी हम पढ़ा है कि लिटमस विलियन किस रंग का होता है बाबू, तो बैगनी रंग का होता है। तो लिटमस विलियन बैगनी रंजक होता है जिससे क्या निकाला जाता है, तो लाइकेन निकाला जाता है कि लाल पत्ता गोभी निकाला जाता है कि हल्दी की सभी से ना। लिटमस विलियन बैगनी रंजक होते हैं जिससे क्या निकाला जाता है, जिससे नहीं, वो किससे निकाले जाते हैं, जिससे वो निकाले जाते हैं, वो किससे निकाले जाते हैं, तो वो लाइकेन से निकाले जाते हैं। किससे बाबू निकाले जाते हैं, लाइकेन से, ठीक है। किससे निकाले जाते हैं लिटमस विलियन, तो लाइकेन से। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन संक्षारक अम्ल है। संक्षारक का मतलब हुआ दम नष्ट कर दे, बर्बाद कर दे, घुला दे ना, घुला के खराब कर दे, बर्बाद कर दे। तो कह रहे हैं निम्न में कौन सा संक्षारक अम्ल है, मतलब उसको खराब करने वाला अम्ल कौन सा है, किसी भी वस्तु को गला दे, खराब कर दे, कौन सा वो अम्ल है, तो वो है मेथाइनाइक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, कि नोट इनमें से कोई नहीं। तो देखिए किसी भी वस्तु को बर्बाद करने वाला, खराब जल्दी करने वाला, गलाने वाला जो अम्ल है वो है सल्फ्यूरिक अम्ल। और ये सल्फ्यूरिक अम्ल जानते हैं ना, बैटरी में डाला जाता है, जो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कर आता है ना। तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो है, जिसको हम लोग तेजाब भी कहते हैं, तेजाब अगर शरीर के स्किन पर पड़ जाए तो उसको जला देता है। देखते हैं ना कि ये होता है, तेजाब अटैक हो जाता है। कोई कभी कभी मैटर वैसा सुनने को मिलता है कि वह लड़का उस लड़की के मुंह पर तेजाब फेंक दिया, उसी को कहा जाता है तेजाब अटैक ना, एसिड अटैक कहा जाता है, ठीक है, एसिड अटैक। तो उसका मुंह बर्बाद हो गया, पूरा जल गया, खराब हो गया। तो ये कोई भी वस्तु को क्या करता है, संक्षारक कर देता है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, जो कि बैटरी में भी यह डलाता है। तो आता है कभी कभी क्वेश्चन कि बैटरी में कौन सा
अम्ल डाला जाता है तो वो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तनु H2SO4 क्या होता है? तनु H2SO4 याद कर लेना होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, तो निम्न में कौन सा संक्षारक अम्ल है? तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। आगे देखते हैं, लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? सूचक लौंग तेल जो है किस प्रकार का सूचक है? तो यह है गंधीय सूचक। कैसा सूचक है? गंधीय सूचक। तो सूचक कितने तरह से होता है? 3 तरह का, प्राकृतिक सूचक, मानव निर्मित सूचक और गंधीय सूचक। तो लौंग तेल जो होता है किस तरह का सूचक है? तो प्राकृतिक सूचक का एक उदाहरण हम आप बताइए, अभी जो हमने बताया है। तो प्राकृतिक सूचक का उदाहरण क्या बताया बाबू? बोलिए, अभी हमने बताया है, क्या बताया है? प्राकृतिक सूचक का उदाहरण हमने हल्दी बताया है। क्या बताया है? हल्दी बताया है। तो प्राकृतिक सूचक हल्दी, और ये संश्लेषित सूचक को ही बोलते हैं हम लोग मानव निर्मित सूचक, उसको बताया फिनाल्थोफिलिन। अच्छा, गंधीय सूचक अभी आप लोग को सुनने को मिल गया, लौंग तेल। ठीक है, तो सूचक या प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक और गंधीय सूचक, तीनों सूचक के बारे में बढ़िया से जान गए। चलिए, बहुत बढ़िया है। तो अब यहाँ पर देख लिए, लौंग तेल क्या है? गंधीय सूचक है। बताइए, लौंग तेल क्या है? गंधीय सूचक है। तो आगे क्वेश्चन में देखेंगे, निम्न में कौन अम्ल है? निम्न में कौन अम्ल है? तो यहाँ पर देखिए, निम्न कह रहा है, निम्न में कौन अम्ल है? अम्ल क्या होता है बाबू? अम्ल क्या होता है? अम्ल वो होता है जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये आपका क्या हो गया? ये आपका लवण हो गया, ये आपका क्षार हो गया, ये आपका क्षार हो गया, तो बच गया क्या? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या हो जाएगा आपका? HCl हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो निम्न में कौन सा अम्ल हो गया? तो HCl। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है, ये सारे क्वेश्चन को आपने देख लिया, किसी तरह का कोई तो दिक्कत नहीं हुआ? तो ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बोलिए बाबू, चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अगर आपको याद है, मालूम है, तो आप कमेंट करिए। कमेंट में लिखिए कि सर जी ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। जल्दी आप कमेंट कर लीजिएगा। तो चाय में बताइए कौन सा अम्ल होता है? बताइए, चाय में कौन सा अम्ल होता है? तो देखिए, चाय में आपका टैनिक अम्ल होगा। इसमें क्या होगा? टैनिक अम्ल। चाय में कौन सा अम्ल होगा? टैनिक अम्ल होगा। और बाकी सब जो भी अम्ल, कौन अम्ल किसमें पढ़ाया जाता है, वो नेक्स्ट अगला वीडियो में वो अम्ल के बारे में बताएंगे कि कौन चीज में कौन सा अम्ल होगा। तो बोलिए बाबू, इसमें जो आप क्वेश्चंस आज हम लोग पूरा 28 को क्वेश्चन देखे, इसमें किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, अगर दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर जी हमको इस क्वेश्चन में ये तरह का दिक्कत आ रहा है, हम आपकी दिक्कत को दूर करने का तुरंत मतलब प्रयास करेंगे। ठीक है, आपने हमारे वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।